नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क बाय फ्रांस फैनोन। ये एक ऑटो एथनोग्राफिकल टेक्स्ट है जिसमें फ्रांस फैनोन ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कि पोस्ट कॉलोनियल कल्चरल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एक्सप्रेस किए हुए हैं। आज इस वीडियो में चैप्टर 4 की क्रिटिकल समरी आपको देते हैं। ये चैप्टर कई सारी यूनिवर्सिटीज के जो न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश वाला पोर्शन होता है उसमें ये प्रोज वर्क की तरह लगा हुआ है, और पर्टिकुलरली MJPRU के BA 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में ही प्रिस्क्राइब्ड है। अब चैप्टर 4 की बात करते हैं। पर्टिकुलरली जो टाइटल है सो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉलोनाइज्ड। डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स को आप आसानी से समझ सकते हो, जो रुडयार्ड किपलिंग की पोम है द व्हाइट मैन्स बर्डन। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक और वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। उस पोम को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई किया गया, ये कह के कि हमारे तो और एहसान है आपके ऊपर, आपको सिविलाइज बनाने का, आपको अपग्रेड करने का, आपको एजुकेट करने का, आपके सुपरस्टिशंस को रिमूव करने का। अब उस डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स को इन्होंने यहाँ पे एक्सपोज किया है। इसकी शुरुआत कहां से की उन्होंने? ये एक एपिग्राफ है। देयर इज नॉट इन द वर्ल्ड वन सिंगल पुअर लिंच्ड बास्टर्ड, वन पुअर टॉर्चर्ड मैन इन होम आई एम नॉट ऑल्सो मर्डर्ड एंड ह्यूमिलिएटेड। मतलब ये जो टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन एट द हैंड ऑफ द वाइट पीपल is a common phenomenon. Aimé Césaire is also African writer, and then he feels, he acknowledges, he accepts कि जहां जहां पर भी किसी के साथ, किसी ब्लैक पर्सन के साथ अगर कोई टॉर्चर हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ, तो मुझे लगा कि वो मेरा टॉर्चर, मेरा ह्यूमिलिएशन हुआ। इननंबरेबल टाइम्स आई हैव फेल्ट द सेम ह्यूमिलिएशन, सेम टॉर्चर टू द बॉडी, टू द सोल बाय दिस कॉलोनाइजर्स। ये कह रहे ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी। वो प्रेजेंट अपने आप को कुछ और करते रहे, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन रियलिटी ये है, दे शुड एक्सेप्ट इट। इस चैप्टर में जिन चीजों को उन्होंने एक्सपोज किया है उसका सबसे बड़ा स्टिमुलेंट ऑक्टेव मेनोनी की ये बुक है साइकोलॉजी ऑफ कॉलोनाइजेशन। इसमें भी लगभग वैसे काम किया है जो रुडयार्ड किपलिंग ने व्हाइट मैन्स बर्डन में किया हुआ है। कैसे कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई किया है, कैसे ब्लैक को ब्लैक आइडेंटिटी से जोड़ने के लिए जस्टिफिकेशन दिए उन्होंने, कैसे उस प्रोस्पेरो के कॉम्प्लेक्स को यहां पे जस्टिफाई किया हुआ है, कैसे वो रेशियल एट्रोसिटीज अगर हुई हैं तो उनको कवर करने की कोशिश की गई है। तो उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके इन्होंने एक्सपोज यहां पे किया है। सो ये चैप्टर किस तरीके से समझ लीजिए कि इस बुक के हर उस पॉइंट का एक आंसर है, एक्सपोज किया हुआ है कि ये जो आपने बुक लिखी है ये सिंपली एक रेटोरिक है, नरेशन है उस कॉलोनियल एट्रोसिटीज को कवर करने की, उस कॉलोनियल कल्चरल डोमिनेशन को कवर करने की। स्टार्ट जो चैप्टर को किया कि भाई आपने जिस तरीके से ब्लैक को प्रेजेंट किया है तो यू सीम टू बी ऑनेस्ट, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा अब तक बताया गया, ऐसा ही सारे लोगों ने बताया गया है ताकि वो सुप्रीमेसी जो है वो इंटैक्ट रहे। आपने वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है, लेकिन यू फेल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द ब्लैक पीपल बिकॉज यू डिड नॉट हैव टू फेस इट। आपने झेला थोड़ी है, आपके लिए आप तो परपेट्रेटर की पोजीशन में हो। एक परपेट्रेटर के लिए तो विक्टिम ही रहेगा, विक्टिम को और जस्टिफाई करा देता है कि तुम्हें तो मुक्ति मिल गई, हमारे हाथों तुम्हें तो मुक्ति मिल गई। अगर तुम्हें कुछ फेस करना भी पड़ा है तो समझ लीजिए उसके एवज में हमने कितना दिया है तुम्हें। तो वो कह रहे कि ये इस तरीके से वो टॉर्चर और जो कल्चरल डोमिनेशन, वो फिजिकल टॉर्चर टू द सोल, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किए जा सकते। आप कितना भी उसको चीख के दुनिया के सामने रेटोरिक प्रेजेंट कर लो या नरेशन प्रेजेंट कर लो, लेकिन तुम्हारे जो कारनामे हैं, करतूतें हैं, वो जस्टिफाई नहीं होने वाली। ऑक्टेव मेनोनी ने जब बुक लिखना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले ये बताया है कि भाई इन प्रेजेंटिंग माय आर्ग्यूमेंट्स आई हैव बीन ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव ओवरटोन रही है मेरी। तो वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी से तो आप दूसरे की पोजीशन को समझ ही नहीं पाओगे कभी, कॉलोनाइजेशन को और पूरी कॉलोनियल डिस्कोर्स, और वो जो परपेट्रेटर की पोजीशन और जो विक्टिम की पोजीशन, ये जब तक सब्जेक्टिव टोन नहीं होगी तब तक आप समझ नहीं पाओगे। मतलब आप कैसे ये क्लेम कर सकते हो कि यू अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ ब्लैक पीपल। ब्लैक ने जो झेला आपने कभी झेला, आपने कभी फेस भी किया? आपने जब उस चीज को फेस ही नहीं किया तो कैसे फील कर पाओगे उसको? तो आपका ये कहना कि ऑब्जेक्टिविटी हैज बीन द प्राइमरी ओवरटोन ऑफ दिस बुक,
और एक साइंटिफिक तरीके से मैं कोई बायस्ड नहीं हूं, मैं कोई प्रेजुडिस्ड नहीं हूं, तो हो आप प्रेजुडिस्ड हो, क्योंकि इस पूरे एपिसोड को समझने के लिए, ब्लैक किस तरीके से टॉर्चर किया गया उसको समझने के लिए ब्लैक जैसा फील करना पड़ेगा, जो कि तुम कभी कर ही नहीं सकते। यू कैन नेवर फील एम्पैथेटिक, जो वो एम्पैथी चाहिए ना, यू हैव टू वेयर द शूज, यू हैव टू लेट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द ब्लैक पीपल। सो वो कह रहे हैं कि सब्जेक्टिविटी इज वेरी क्रूशियल टू ट्रूली अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ कॉलोनाइजेशन। ये कोई साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये अपने उस ऑब्जर्वेशन का एक्सप्रेशन है जो कि अपने हिसाब से आपने ऑब्जर्व किया है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट किया है दूर से, तो वो थोड़ी हो सकता। फिर ओके मेनोनी ने एक और बात कही कि साइकोलॉजी जो है ना, ब्लैक साइकोलॉजी, वो कब से इनके अंदर है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है या ब्लैकनेस जो उसका रियलाइजेशन है वो चाइल्डहुड से ही है। वो इनका इंफीरियर फील करना है और हमेशा वाइट मैन से प्रेजुडिस्ड होना, ये सारी जो साइकोलॉजी है ना, ये उनके बचपन से है। अब कह रहे कि यार कौन से साइकोलॉजिस्ट हो आप? साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और तुम्हें अगर ये लगता है कि व्हाइट मैन को देखते ही हमारे अंदर से उसको मारने की एक विश आती है, कह रहे ये तो आपकी मनगढ़ंत बातें हैं, ये आपकी खुद की सोची बात है। और ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स से चाइल्डहुड में थोड़ी होते हैं, चाइल्डहुड से थोड़ी होते हैं। मतलब हम व्हाइट मैन के खिलाफ जो भी हमारे मन में है उसको आप बचपन से डिवेलप की हुई कॉम्प्लेक्सेस का नाम दे दोगे। मेनोनी का क्या क्लेम है? दैट न्यूरोसिस कॉज्ड बाय कॉलोनियलिज्म प्री एग्जिस्ट कॉलोनियलिज्म इटसेल्फ। अब ये कैसी अनसाइंटिफिक बात कही तुमने कि कॉलोनियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ब्लैक पीपल के अंदर कॉलोनियलिज्म से पहले थे, यानी कि जो स्लेव कॉम्प्लेक्स जो है, कि तुम पहले से ही स्लेव लाइक स्टेटस को फील करते हो, पहले से ही तुम्हारे अंदर इंफीरियोरिटी है, पहले से ही तुम्हारे अंदर वो जो एक एवर्जन है व्हाइट पीपल के खिलाफ, वो पहले से ही है, इवन कॉलोनियलिज्म से पहले से है। कह रहा है यार ये कैसे हो सकता है भाई? मेरे अंदर किसी के खिलाफ कोई प्रेजुडिस या फिर किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स कब डेवलप होगा? जब मेरा उससे किसी तरीके से इंटरेक्शन होगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं पैदा ही इसी कॉम्प्लेक्स से हुआ हूं? मतलब मैंने जब आंख खोली तो मुझे यही लगा कि हाँ जो व्हाइट पीपल है वो मेरे दुश्मन है। मेरे बचपन में मेरे अंदर ये फिजिकल चेंजेस होना शुरू हो गए कि मुझ में सुपीरियोरिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं, मुझ में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। कह रहे यार कैसी बात कर रहे हो? फ्रेंच फैनॉन क्या कहते हैं? दैट सोसाइटी इज रेसिस्ट और नॉट, एंड देन दोज दैट क्लेम सर्टेन कंट्रीज एंड रीजन्स आर लेस रेसिस्ट देन अदर्स आर मिसगाइडेड। फ्रेंच फैनॉन इस बात को ऑब्जेक्ट करते हुए कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी या तो रेसिस्ट होती है या फिर नहीं होती है। ये नहीं होता कि वो सोसाइटी ज्यादा रेसिस्ट है, ये सोसाइटी कम रेसिस्ट है। अब आपने अपने आप को जस्टिफाई कैसे करा सकते हो कि आप कम रेसिस्ट हो, हम ज्यादा रेसिस्ट हैं, या फिर ये कंट्री, ये सोसाइटी कम रेसिस्ट होती है, ये सोसाइटी ज्यादा रेसिस्ट होती है? सोसाइटी या तो रेसिस्ट होती है या फिर नहीं होती। फिर वो आगे कह रहे हैं कि रेसिज्म को और रेसिज्म के जो टॉर्चर्स हैं उनको वही समझ सकता है जिसने वो फेस किए हो। तुमने कभी रेसिज्म ब्लैक पीपल के अगेंस्ट या व्हाइट पीपल के अगेंस्ट कभी फेस की नहीं? मतलब कभी ऐसा हुआ है कि किसी ब्लैक पर्सन ने व्हाइट पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया हो? अगर ऐसा हुआ होता तो तुम शायद समझते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। White people have always been in a driver's seat. They have always found themselves in the master's place. और master can never understand the torture to the soul of a servant. तो आप colonizer रहे हो, colonized की कैसे आप जो परेशानी है वो कैसे समझ सकते हो? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप कैसे जान भी कैसे सकते हो? आप क्लेम भी कैसे कर सकते हो कि आप रेसिज्म को जानते हो? जिसने रेसिज्म को फेस किया हुआ है वो जानता है इस चीज को। फिर वो आगे कह रहे हैं कि इस तरह के सेंटिमेंट्स को पॉपुलराइज करने के पीछे उस मास्टर का प्लान होता है कि उस मास्टर की पोजीशन को जस्टिफाई किया जाए। उसका एग्जाम्पल इन्होंने एंटी सेमिटिज्म के आइडिया को पॉपुलराइज करने का और उसको जस्टिफाई करने का, और उसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करने का आइडिया को एक्सपोज किया हुआ है। एंटीसेमिटिज्म क्या आइडिया होता है? एक प्रेजुडिस, एक बायस
एक खुंदक, जो ज्यूइश लोगों के खिलाफ जो खुंदक, यानी कि किसी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी इंक्लिनेशन, कह रहे वो रिच मैन हमेशा उस चीज की दुहाई देता है ताकि वो अपनी पोजीशन को सेफ रख सके। यही वाइट पीपल ने भी कहा है, यानी कि इन लोगों को आप के जो नॉन वाइट्स हैं, उन नॉन वाइट्स को आप बारबरस, जंगली और ब्रूटल और अनपॉलिश्ड, अनसिविलाइज्ड, सुपरस्टिशियस, ये कहते रहो, लगातार कहते रहो। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टॉन्स है वो जस्टिफाई हो जाएगा कि आप हमारे खिलाफ एक अजीब सी खुंदक रखते हो, आपके अंदर वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और आपको लगता है कि जो व्हाइट पीपल हैं वो ज्यादा पॉलिश्ड हैं और उनको मार करके उनकी पोजीशन हथियाई जाए। इस तरीके से आपका स्टॉन्स जो है वो जस्टिफाई थोड़ी होगा। गलत को 1000 बार गलत कहने से ये थोड़ी हो जाएगा कि सही हो जाएगा। तो वो जो एंटी सेमिटिज्म के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको जस्टिफाई रिच इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो उससे फायदा उठाते हैं। जैसे कैलिबान को प्रोस्पेरो ने टॉर्चर किया और उसको जस्टिफाई कर रहा है कि भाई तुम डिजर्व करते हो इस टॉर्चर को, क्योंकि अगर मैं टॉर्चर नहीं करूंगा तो तुम ऐसे जंगली रहोगे और तुम मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते हो, मुझे मेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, तो मेरी ड्यूटी है तुम्हें इस तरह से सिविलाइज बनाने की। तो जो प्रोस्पेरो कॉम्प्लेक्स है वो उसको यहां से आप जोड़िए एंटीसेमिटिज्म से। तो कह रहे एंटीसेमिटिज्म की दुहाई देकर के तुम अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। फैनोन इसी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि साउथ अफ्रीका की जो पूरी स्ट्रक्चर है, कोर स्ट्रक्चर ही वो कैसी है, रेसिस्ट है। ऑक्टिव मेनन ये कहते हैं कि कॉलोनियल रेसिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सॉर्ट ऑफ रेसिज्म। फ्रेंच फैनोन ये कहते हैं कि किसी भी तरह की वायलेंस जो है, किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो सब आइडेंटिकल हैं। रेसिज्म इज रेसिज्म, चाहे वो कॉलोनियल रेसिज्म हो या फिर कम्युनल रेसिज्म हो, वो किसी भी तरह की रेसिज्म हो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फैनोन ये कहते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन इज नॉट टू एनी कम्युनिटी, एक्चुअली एक्सप्लॉइटेशन इज टू द ह्यूमन। किसी भी तरह की वायलेंस एक इंसान के खिलाफ वो वायलेंस ही है, वो चाहे वायलेंस एक व्हाइट मैन के अगेंस्ट हो चाहे ब्लैक मैन के अगेंस्ट हो। आप अगर ब्लैक मैन के अगेंस्ट वायलेंस है तो उसको वायलेंस कह रहे हो, एक ब्लैक मैन के अगेंस्ट वायलेंस हो तो उसको आप जस्टिफाई करने के लिए नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हो। विक्टिम अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो विक्टिम है और उसको वायलेंस कहना चाहिए, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे वो आपकी तरफ से हो। उसमें फिर सिलेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकती, उसमें हमारी वायलेंस और आपकी वायलेंस और उसमें डिफरेंसेस, उसमें कॉलोनियल रेसिज्म और नॉन कॉलोनियल रेसिज्म, इस तरह की कैटेगरीज का कोई मतलब ही नहीं है। इफ द वायलेंस इज डन टू द ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग सफर्स, सो इट इज नॉट टू बी जस्टिफाइड, इट इज कंडेम्नेबल। उसमें फिर आगे का वो खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको खुद को एंटीसेमिटिज्म से झेलना पड़ा था क्योंकि वो जो ज्यूइश लोग थे उनका साथ दे रहे थे। सो नाजिज्म एंड द वायलेंस टू द ज्यूइश पीपल इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन काइंड। सो मुझे भी उस एंटीसेमिटिज्म को झेलना पड़ा। वो क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि आई हैपन टू हैव माई स्टॉन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ज्यूइश पीपल। मेरे लिए वो ज्यूइश पीपल ना होकर के ह्यूमन बींग्स हैं, तो उसके लिए मुझे भी झेलना पड़ेगा। यानी कि जो ज्यूइश के लिए लड़ेगा वो भी ज्यूइश की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये नाजिज्म की वो जो एक्सट्रीम कंडीशन थी उसको यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह वो दे रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एमी सिजेयर को कोट किया हुआ है, इस बुक को उन्होंने कोट किया हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो नाजिज्म है, नाजिज्म वाज द एप्लीकेशन ऑफ कॉलोनियल वायलेंस which had previously only been directed at non-Western people of color to European populations। जैसे वो नाजी परसिक्यूशन, वो उसको आप अगर रेफर करते हो कि किस तरीके से लाखों ज्यूज को मार दिया गया, भगा दिया गया, क्योंकि ज्यूज के अगेंस्ट एक अजीब सी प्री कंसेप्शन उन्होंने पाल रखी थी दैट दे बिलोंग टू इंफीरियर रेस। एक्चुअली ये रीजन नहीं था, रीजन ये था कि ज्यूज वर मोर इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड, साउंड, और वो हिटलर और उसकी रेस के लिए एक चैलेंज पोज कर रहे थे, तो इसलिए उनको मारो। उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पूरी नैरेटिव में उसको उलझा करके और अपने आप को जस्टिफाई कर दो। तो कह रहे नाजिज्म तो वो सिर्फ क्या है कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉलोनियल वायलेंस, एक तरह की वो भी कॉलोनियल वायलेंस ही है। वो वायलेंस जो कि पहले व्हाइट पीपल या यूरोपियन पीपल को भी झेलनी पड़ी थी। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखते हो, उनकी हिस्ट्री को देखते हो, तो इंग्लैंड की खुद की हिस्ट्री देखते हो, तो दे हैड आल्सो फेस्ड कॉलोनियलिज्म। जो वो एंग्लो सैक्सन पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड, उसके पहले वो स्कैंडिनेवियन जो इन्वेजन्स थे, उसके बाद में बार बार जो इन्वेजन्स थे वो सब क्या थे?
वो भी एक कॉलोनियल वायलेंस ही थी एक तरीके से। तो वो ये था कि वी सफर्ड दिस काइंड ऑफ वायलेंस, सो वी नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू गिव इट बैक, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो उस चीज से ये जस्टिफाई थोड़ी की जा सकती है। मेनोनी उसको काटते हुए क्या कह रहे हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड इट्स बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोनियल रेसिज्म, क्योंकि कॉलोनियल रेसिज्म हमारे उसकी तो है ही नहीं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोनियल रेसिज्म। अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर नाजिज्म को वो मानेंगे कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉलोनियल वायलेंस, तो इनको अपने आप को मानना पड़ेगा और फिर ये जो खुद कर रहे हैं उसको भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए उस मेनोनी ने ये कह दिया कि नहीं, यूरोपियन और उनके जितने भी वेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यू पीपल योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। आप खुद ही हो और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में खुद ही बिलीव करते हो और उसी वायलेंस को आप हमारे ऊपर मरना चाह रहे हो। That we practice, you yourself practice। फैनोन इस बात को फिर काटते हुए कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि नेशन का हर मेंबर वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है उस वायलेंस के लिए, अगर कहीं ना कहीं उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी अगर रहा है, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल। एवरी मेंबर ऑफ नेशन और नेशन हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेशियल वायलेंस इफ दे वर इंडल्ज्ड इन दिस सॉर्ट ऑफ वायलेंस एट सम टाइम और अदर। मेनोनी और ये कह रहे हैं कि भाई फ्रांस जो है वो लेस रेसिस्ट है, अगर कंपेयर किया जाए बाकी यूरोपियन कंट्रीज में तो फ्रांस जो है वो कम रेसिस्ट। फेनोनी ये कह रहे हैं कि कम रेसिस्ट और ज्यादा रेसिस्ट का क्या मतलब होगा? कोई भी कंट्री या तो रेसिस्ट होती है, कोई भी कम्युनिटी या तो रेसिस्ट होती है या फिर नहीं होती है। आपका क्लेम बिल्कुल निराधार है कि फ्रांस कम रेसिस्ट है या नहीं है। अगर कम रेसिस्ट कह रहे हो इसका मतलब रेसिस्ट है, तो रेसिस्ट है तो वो है, फिर उसमें कम ज्यादा का मतलब नहीं है। कम ज्यादा से उसको जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हो आप कि भाई ये वाली कंट्री कम है तो इसलिए अगर ये कुछ कर रहे हैं तो करने दो, बेचारे कोई बात नहीं, कम ही तो कर रहे हैं। ये आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो भाई? मेनोनी फिर आगे ये क्लेम कर रहे हैं कि रेसिज्म सिर्फ वही फेस कर रहा है जो कि उस कंट्री में माइनॉरिटी में है। अब फ्रांस फैनो इस बात के लिए कह रहे हैं कि यार ये कैसे हो, आपने कह दिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्लैक पीपल आर नॉट फेसिंग रेसिज्म एट ऑल। अगर ब्लैक पीपल इन अफ्रीकन कंट्रीज आर इन मेजॉरिटी और जो बंदा मेजॉरिटी में है वो फिर रेसिज्म कैसे फेस कर सकता है? तो इस बात से आप क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि यूरोपियन सेटलर्स आर नॉट प्रैक्टिसिंग रेसिज्म। वो किसी भी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे क्योंकि वो तो खुद माइनॉरिटी में है वहां पे। अगर रेसिज्म कोई फेस कर रहा है तो वो तो यूरोपियन सेटलर्स खुद फेस कर रहे हैं, ब्लैक पीपल थोड़ी कर रहे हैं। कह रहे यार किस तरीके से, मतलब क्या अजीब से भाई चाटुकार टाइप की बात कर ली तुमने। वो फिर ये कह रहे हैं कि रेसिज्म इज अ वाइडर थिंग, उसके लिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी को उसमें घपला मत पैदा करिए। मेजॉरिटी हमेशा परपेट्रेटर हो गई और माइनॉरिटी हमेशा विक्टिम हो गई। कह रहे ये मत करिए, इससे आपकी बात सच नहीं हो जाएगी, इससे आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो जाएगा। इवन माइनॉरिटी कैन प्रूव टू बी हॉस्टाइल एंड डेंजरस एंड विच इज द केस इन अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीकन में तुम मुट्ठी भरी तो हो। ये तो जहां जहां पे कॉलोनियल रिजीम था, हमारी कंट्री में रिजीम था, हम भले ही मेजॉरिटी में थे लेकिन सबको पता है किसने झेला, कौन विक्टिम रहा। तो ये आपकी बात सच थोड़ी होगी, ये बिल्कुल इसको वापस लो। आप ये कह नहीं सकते कि रेसिज्म सिर्फ वही झेल रहा है जो कि माइनॉरिटी में है, नहीं। इसमें साउथ अफ्रीका का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका में देख लीजिए, व्हाइट पीपल माइनॉरिटी में है और ब्लैक पीपल मेजॉरिटी में है, लेकिन भेदभाव किसके साथ हो रहा है? हमेशा ब्लैक पीपल के साथ भेदभाव होता रहा। नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उस ब्लैक वर्सेस व्हाइट जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका में, उसको मिटाने के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी न्यौछावर कर दी। साउथ अफ्रीका में व्हाइट जो है माइनॉरिटी में है, ब्लैक मेजॉरिटी में है, लेकिन अगर आप देखोगे कौन झेल रहा है तो ब्लैक पीपल। इट इज द ब्लैक पीपल हु आर फेसिंग द टॉर्चर ऑफ रेसिज्म इवन दो दे आर इन मेजॉरिटी। तो आप पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ करके और कौन सी किस तरह की आप बात कर रहे हो। बाद में वो कह रहे हैं कि इट इज द रेसिस्ट हु क्रिएट्स द इंफीरियराइज्ड। अरे भाई, रेसिस्ट जो परपेट्रेटर है वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि विक्टिम जैसा ना लगे, क्योंकि अगर विक्टिम जैसा लगा तो वो परपेट्रेटर साबित हो जाएगा। इसके लिए पूरी कोशिश करता है, कितनी भी नैरेटिव्स बनाई जाए वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि ऐसी नैरेटिव बनाई जाए जिसमें विक्टिम खुद परपेट्रेटर लगे और जो परपेट्रेटर है, विक्टिमाइजर जो है,
वो बिल्कुल बेचारा लगे, ऐसी नैरेटिव बनाई जाए। तो कह रहा है ऐसी बनाने से सच बदलेगा थोड़ी, आपके कहने से सच बदलेगा थोड़ी। आपके कहने से जो कॉलोनाइजर है वो कभी भी विक्टिम कार्ड थोड़ी खेल सकता है, कभी वो विक्टिम थोड़ी हो सकता है। वो उन कॉलोनाइजर से बड़े कॉलोनाइजर तो आप हो, क्योंकि वो पॉलिटिकली उस पोजीशन में थे, कर गए, लेकिन आप उसको जस्टिफाई करा रहे हो। पूरा कल्चरल कॉलोनाइजेशन वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। इसमें फ्रेंड्स फैनो ने एक एग्जाम्पल और दिया है जॉन पॉल सार्त्रे का, जहां पे वो ये कहते हैं इट इज द एंटी सेमिट हु मेक्स द जू, मतलब जूस का और अदर यूरोपियन, जो एक सुपीरियर क्लास, सुपीरियर रेस, और एक जूस इंफीरियर रेस, ये किसने बनाया? एंटी सेमिट ने खुद जूस को जूस बनाया। जो उस एंटी सेमिटिज्म को प्रैक्टिस कर रहा है उसने खुद जूस को वो अदर बनाया, जैसे कि तुमने अदर हमें बनाया वेस्ट। अब अदर की डेफिनेशन किसने दी? किसने कहा कि आप अदर हो? हमने खुद ने कहा। जो गल्फ कंट्रीज के लोग या एशियन कंट्रीज के लोग या अफ्रीकन कंट्रीज के लोग, यानी जो ओरिएंटल हैं, तो उन्होंने खुद कहा कि वी डोंट बिलोंग टू द वाइट पीपल, वी डोंट बिलोंग टू द यूरोपियन कंट्रीज एंड वी आर नॉट लाइक यू एंड एज सच वी आर अदर एंड देन यू आर द वाइट, यू आर द सुपीरियर रेस एंड वी आर द इंफीरियर रेस, वी आर द अदर। तो ये अदर की जो डेफिनेशन हमने खुद अपने लिए बनाई है, ये अदर की जो आइडेंटिटी वो हमने खुद दी अपने आप को, ये आपने हमें दी है ताकि आप अपने आप को वेस्ट बनाए रखो। वेस्ट इज वेस्ट ओनली व्हेन he does not include all the other people as west, he does not regard all the other people as west। वो occidental versus oriental, ये जो बाइनरी है, ये बाइनरी तब तक बनी रहेगी, और ये बनाई है तुमने, क्योंकि इस बाइनरी से ही आपकी सुपीरियोरिटी वो सस्टेन हो रही है, जहां पे आपने ये मान लिया कि हाँ सारे लोग ह्यूमन बींग्स हैं। अब कोई वाइट, कोई यूरोपियन, कोई नॉन यूरोपियन, यूरोपियन नॉन यूरोपियन हो सकते हैं, वो रीजनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वेस्ट और अदर, वेस्ट वर्सेस ईस्ट हो सकता है, वेस्ट वर्सेस साउथ हो सकता है, लेकिन वेस्ट वर्सेस अदर, ये कौन सी डाइकोटमी हुई, ये कौन सा डिफरेंस हुआ? तो ये तो अदर का कॉन्सेप्ट जैसा आपने दिया है, ऐसे ही एंटीसेमिट ने ये जूस का कॉन्सेप्ट दिया है। मेनोनी ने सिर्फ अपनी नैरेटिव में दो तरह की चीजें बना दी हैं, यानी कि कॉलोनाइजर ने कॉलोनाइज्ड पीपल के लिए दो तरह के ऑप्शंस दिए हैं अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। क्या? Develop an inferiority complex or become dependent on one's superiors for a sense of self-worth। या तो भाई अपनी inferiority complex को develop करके पहचान लो और मान लो that you are inferior, you feel inferior in the presence of the white people। या तो ये मानो, बताओ ये मानोगे? नहीं मानते हो तो फिर दूसरा ऑप्शन है, या become डिपेंडेंट ऑन वंस सुपीरियर्स फॉर ए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, या फिर हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ और हम जो कह रहे हैं वो मानो ताकि हमारे जैसे आप बन जाओ। दोनों में ही क्या है? हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, दोनों में ही चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर आप अपने आप को इंफीरियर मानोगे तो हमारा केस बिल्कुल स्ट्रांग हो गया, अगर आप अपने आप को डिपेंडेंट मानोगे तब भी हमारा केस सुपीरियर हो गया। जो व्हाइट मेंस बर्डन है तब तो और भी जस्टिफाइड हो गया कि भाई चलो अब के भाई हम तो माई बाप हो आप हमारे, और अब हमें आप एडवांस बनाओ, सिविलाइज बनाओ, अब आप तुम्हारी शरण है। तो कह रहे ये ऑप्शन छोड़े हैं कॉलोनाइजर ने कॉलोनाइज के लिए, और उसके भी, और अगर जिसने कोशिश की है उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हटा करके और आगे बढ़ने की, सिविलाइज होने की, उसको फिर तुमने क्या कह दिया है कि अब तुम अलग अदर हो, यू आर अदर, यू आर नॉन वाइट, यू आर ब्लैक, you are brown, you are this or that, you are the people of color versus white। ये डाइकोटमी आपने क्रिएट कर दी। तो अब कैसे बराबरी हो सकती है भाई? जब आपने खुद ही वो नाम दे दिए तो बराबरी कैसे हो सकती है? फैनो ये कहते हैं कि दैट यू फॉरगॉट टू डिस्क्राइब द कॉलोनियल सिचुएशन। जैसा आपने पहले ही कहा है कि या तो आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को एक्सेप्ट कर लो या फिर हम पे डिपेंडेंट हो जाओ। इसका मतलब क्या है कि आप कॉलोनियल सिचुएशन जो है उसको तो आप नेगेटिव वे में ही प्रेजेंट कर दिया। आपने खुद ही मान लिया कि हमने ये चाहा है और ये पूरा नैरेटिव हमने किया है। आपने जाने अनजाने में अपने आप को गिल्टी मान लिया और आपने ये एक माहौल बना दिया जिसमें कि कॉलोनाइज्ड के पास ये ऑप्शन रह गया है दैट दे डोंट एग्जिस्ट, दैट दे हैव स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग इन देयर ओन राइट एंड आर फोर्स्ड टू एग्जिस्ट इन द रिलेशन ऑफ द यूरोपियन। यानी कि नॉन वाइट पीपल की एक जो बाइनरी है वो बाइनरी में एग्जिस्टेंस रह गया। नाउ द अफ्रीकन आर नॉट अफ्रीकन, अफ्रीकन पीपल आर द अदर,
वाई दे आर अदर? क्योंकि देयर इज द वेस्ट ऑन द अदर साइड, द वेस्ट वर्सेस द अदर। अदर कौन है? जो कि वेस्ट नहीं है। अदर कौन है? जो कि व्हाइट नहीं है। तो हमारी तो आइडेंटिटी भी तुमने बाइनरी बना दी है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि द अराइवल ऑफ कॉलोनाइजर्स इन द कंट्री क्रिएट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वुंड। इस तरीके से वो वुंड क्रिएट कर दो और कॉलोनाइज्ड के पास उस वुंड से उबरने का कोई रास्ता ना रहे। वो फिर फाइनली ये कहे कि भाई ये घाव बहुत तगड़ा है और इस घाव को आप ही भर सकते हो। पहले वो ऐसा नैरेटिव क्रिएट करो, वो ऐसा घाव बनाओ और नैरेटिव ये बनाओ कि ये घाव नासूर है, ये कभी भर ही नहीं सकता। और अब आपको यह एहसास होने लगे कि ये घाव कभी भर ही नहीं सकता, फिर आप डेस्परेट हो जाओगे कि यार कि कोई तो रास्ता होगा इसको भरने का। फिर आप कहोगे कि हाँ हमारे पास एक रास्ता है, बस जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। तो पहले हमें ये एहसास दिला दिया, बार बार ये एहसास दिला दिया दैट वी आर इन्फीरियर रेस, वी आर सुपरस्टिशियस, वी आर कल्चरली बैकवर्ड, वी आर अनएजुकेटेड, वी आर दिस और दैट। फिर हम ये जब हमें एहसास हो गया और हमने ये चाहा कि कैसे इन सारी चीजों से उठा जाए, तो फिर आपने कहा कि अब डू एज व्हाट वी से। और उसमें हमारे जैसे करने के चक्कर में आपने क्या किया कि हमें हमारी आइडेंटिटी से ही अलग कर दिया, हमें हमारी जड़ों से अलग कर दिया। फिर हमें एहसास ही होना बंद हो गया कि हम हैं कौन। हम आप बन नहीं सके क्योंकि आप हमें अपने जैसा बनते हुए एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, और जो हम थे वो हम रह नहीं पाए। मेनोनी का क्लेम और है जिससे कि उनकी बात ऊपर रहती है, वो क्या है कि जब व्हेन व्हाइट पीपल अराइव्ड इन मेडागास्कर, जो मेलागेसी लोग थे, दे डिस्कवर्ड दैट दे वर ह्यूमन। मतलब दे ओनली न्यू दैट दे वर ह्यूमन आफ्टर द अराइवल ऑफ द व्हाइट पीपल, यानी व्हाइट पीपल मेड देम रियलाइज द ह्यूमैनिटी। उससे पहले तो उनको यह एहसास था कि भाई ये हम तो प्रिमिटिव हैं, ह्यूमन बींग्स तो है ही नहीं, एंड दिस इज नॉट सिविलाइज्ड कंट्री, दिस इज नॉट सिविलाइजेशन एट ऑल। ये तो व्हाइट मैन के आने के बाद में पता चला कि सिविलाइजेशन होती क्या है। और फिर उनके बाद में जब उन्हें ये पता चला दैट वी आर ह्यूमन, उसके बाद में ये पता चला कि ह्यूमैनिटी इज डिवाइडेड इनटू ब्लैक एंड व्हाइट, और व्हाइट के जैसा होना ही सिविलाइज्ड होना है। फिर दे स्टार्टेड इमिटेटिंग द वेज टू बिकम लाइक व्हाइट, और फिर वो व्हाइट जैसा होने की जुगत में लग गए। कह रहा है ये हमने दुनिया को बताया है, ऐसे हमने दुनिया का उद्धार किया है। तुम कह रहे हो, तुम हमें फॉल्टी कह रहे हो। फ्रेंड फैनोन कहते हैं कि चेक योर स्टेटस एंड चेक योर फैक्ट्स, कि जब तुम आए भी नहीं थे, जब बिफोर द व्हाइट पीपल अराइव्ड, जो मेलागेसी लोगों को पता था कि वो क्या है, उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है, आपके आने के बाद में तो उनको डाउट हुआ अपनी आइडेंटिटी पे। वो डाउट ऐसा नहीं हुआ कि उनको एक अचानक से डाउट हो गया, डाउट कराया गया। कराया कैसे जाता है? जब आपके सामने 1000 बार ये कहा जाए कि आप प्रिमिटिव हो और आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, वैसी हैं, वैसी हैं, ऐसी हैं, और लगातार बार बार यही कहा जाए, रटाया जाए, आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस अ पर्सन, एटलीस्ट कंफ्यूज देम। तो अगर आप किसी को कन्विंस ना कर पाओ तो कंफ्यूज कर दो। अब कंफ्यूज जब हो जाता है, जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है, तो उन लोगों को यह एहसास होने लग गया कि हाँ कहीं है ये सही तो नहीं कह रहे हैं। तो पहले उनको सर्टेनिटी थी अपने बारे में, अब उनके डाउट क्रिएट किया आपने, ताकि उस डाउट का फायदा उठा करके अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाया जाए। और फिर आप नैरेटिव दूसरी प्रेजेंट कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो यार? फिर वो आगे कह रहे हैं कि दैट कॉलोनाइज्ड पीपल डू नॉट सफर बिकॉज दे आर इंफीरियर टू व्हाइट पीपल, दे सफर बिकॉज व्हाइट पीपल ट्रीट देम इंफीरियर। कि असली बात यह है, कॉलोनाइज्ड पर्सन इसलिए सफर नहीं करता क्योंकि वो उनको पता है कि वो इंफीरियर है ना, उनको इंफीरियर जताया जाता है, एहसास कराया जाता है बार बार, किसी न किसी तरह की प्रैक्टिसेस से उनको ये बार बार एहसास कराया जाता है कि दैट दे आर इंफीरियर। अदरवाइज उसको क्या मतलब, ही हैड हिज सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रीवियसली। अब जैसे ये कॉलोनाइजेशन, कल्चरल कॉलोनाइजेशन की एग्जाम्पल, इंग्लिश बोलना एक एलिटिज्म की पहचान बना रहा, कल्चर्ड, पॉलिश, हाई क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास। दोज हु स्पीक इन देयर नेटिव टंग, या हिंदी बोल रहे हैं तो अरे बोल तुम तो इंफीरियर हो। अब इतनी बार कहो इस बात को, इतनी बार प्रैक्टिस करवाओ, बार बार उसके सामने करवाओ कि आदमी को खुद ही एहसास हो जाए कि यार ये लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं ये सुपीरियर हैं। और उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसलिए डेवलप हो जा रही है कि दैट ही इज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अब वो इंफीरियरिटी वहीं से डेवलप उसके अंदर हो गई, तो वो डेवलप करवाई गई, हो नहीं गई। एनी लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, उससे सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का लेना देना कुछ है ही नहीं। और तुम कह रहे हो कि जी वो इंफीरियर खुद थे,
अरे यार क्या बात कर रहे हैं। एक्चुअली उस सुपीरियोरिटी का, उस इंफीरियोरिटी का एहसास जब करा दिया जाए आपको, तो फिर आप क्या कोशिश करोगे कि कैसे हाउ टू ओवरकम दिस इंफीरियोरिटी। और फिर कॉलोनाइज पीपल क्या करते हैं, उस इंफीरियोरिटी को दूर करने के लिए कॉलोनाइजर जैसा होने की कोशिश करते रहते हैं, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। और वो इमिटेट करने का मतलब यही है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अब वो आपके जैसा बनने की कोशिश में जो वो खुद थे वो होना बंद हो गए, और इस चीज का सबसे फायदा उठाया आपने। फ्रेंच फैनोन इस बात पर जोर देता है कि डिपेंडेंसी सिंड्रोम या डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉलोनाइज्ड पीपल का एक एट्रीब्यूट, एक फंडामेंटल पार्ट है कॉलोनाइज्ड होने का। कॉलोनाइज्ड होना यानी कि उनको यह एहसास हो जाए कि दैट दे आर डिपेंडेंट। कह रहा ऐसा कुछ नहीं, ये एहसास उनको कराया जाता है दैट यू आर कॉलोनाइज्ड एंड नाउ यू आर डिपेंडेंट। वी आर पावरफुल एंड देन यू आर लेस पावरफुल एंड एज सच यू आर डिपेंडेंट ऑन अस। Now you ask anything, will fulfill your need and then will make you the way we are. लेकिन असलियत में क्या है कि you can never tolerate if they become like you. वो बन भी नहीं सकते और ना ही तुम उसको टॉलरेट कर सकते हो, और बन भी जाए तो उनको टॉलरेट कर भी नहीं पाओगे। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। फैनोन अपने पेशेंट का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि अगर किसी की साइकोलॉजिकल स्टेट को समझना है तो वो ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिकल स्टेट को अकेले में समझा जाए, मतलब it should be understood only in isolation. It should be or it can be understood only when the context of the world is taken with that. साइकोलॉजी, किसी की साइकोलॉजी को समझने के लिए उसके पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक सिंड्रोम ये रखा गया कि either you whiten yourself or you will perish, या तो हमारे जैसे बनो या तो तुम खत्म हो जाओगे। अब उसी में, फिर उसी जुगत में जो ब्लैक पीपल हैं, they are trying to become white. And as such, they are perishing in this process also because they cannot become white. White तो बन ही नहीं सकते वो, they will remain black. अब ब्लैक और व्हाइट कलर से मतलब नहीं है, ब्लैक और व्हाइट एट्रीब्यूट्स है। आप अपनी जड़ों से दूर जा ही नहीं सकते, उस प्रोसेस में अपना जो थे वो भी नहीं रह पाओगे। फिर लास्ट में मेनोनी ने 7 तरह के ड्रीम्स को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करके ये कहने की कोशिश की कि जो व्हाइट पीपल हैं दे ऑलवेज हैव द फियर ऑफ द ब्लैक मैन ऑल्सो। वो ड्रीम्स को, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, वो 7 ड्रीम्स हैं, आप उसमें टेक्स्ट में पढ़ सकते हो। उन 7 ड्रीम से ये कोशिश की है, उनमें सब में एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने अपने ड्रीम में अपने आप को व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल से चेंज होते हुए देखा, या मैंने अपने आप को ये देखा कि व्हाइट पीपल आर किलिंग मी, और इस तरह के ड्रीम्स का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। और उसमें लास्ट में ये कह दिया कि व्हाइट पीपल के सामने आपको एजुकेट करने का जिम्मेदारी के साथ साथ एक इनहेरेंट फियर भी है, डेंजर भी है कि आप उन पर अटैक भी कर सकते हो। वो उस फियर के साथ, उस डेंजर को जी करके वो आपको एजुकेट बना रहे हैं, और आप कह रहे हो कि वो गलत थे। ये मतलब जो प्रोस्पेरो सिंड्रोम या प्रोस्पेरो कॉम्प्लेक्स, इसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं 7 ड्रीम्स से। फैनोन ने ये कहा है कि भाई हो सकता है कि इस तरह के ड्रीम्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके जो फियर्स हैं या आपके न्यूरोसीज जो हैं वो आप जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हो उससे वो डेवलप होते हैं। क्योंकि अब ये आपने व्हाइट वर्सेस नॉन व्हाइट, ये एक डाइकोटमी क्रिएट कर दी है, स्ट्रगल क्रिएट कर दिया है। जैसे माओ केनिया में एक माओ रिबेलियन भी था, वहां पर केनियन लोग, उस ट्राइब के लोगों ने व्हाइट पीपल को ढूंढते ही और पाते ही मारना शुरू कर दिया था ब्रूटैलिटी के साथ। कह रहे ये अगर ऐसे कन्फ्रंटेशन है, वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर एक डीप इंपैक्ट छोड़ते हैं, तो उसका आपके सपनों में आना वो स्वाभाविक है। कह रहा मैं भी जब फ्रांस में गया था तो मुझे भी इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी थी, और उसका असर मेरी साइकोलॉजी पे हुआ था। अब इसका ये मतलब नहीं कि ऑल द व्हाइट पीपल, पर्टिकुलरली द कॉलोनाइजर, हैज ऑलवेज दिस काइंड ऑफ फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड और चेज्ड बाय द ब्लैक पर्सन। ब्लैक पर्सन, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल भी कि ब्लैक पर्सन हमेशा हथियार लेकर चल रहा है कि जहां पे व्हाइट पर्सन दिखा उसको उसने मार दिया। इस बात से उस नैरेटिव बनाने की कोशिश अगर करते हो कि ब्लैक पर्सन जो है वो डेंजरस है, तो ये बात चलेगी नहीं। मेनोनी ने इस बात को प्रोस्पेरो कॉम्प्लेक्स से इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि प्रोस्पेरो को एक चैलेंज तो ये था कि कैसे कैलिबान के उस आइलैंड को सिविलाइज्ड बनाया जाए, और दूसरा क्या है कि कैलिबान को खुद को सिविलाइज बनाया जाए, और दूसरा एक उसके साथ साथ फियर भी था कि कैलिबान एज ए ब्रूटल बीस्ट कैन अटैक हिम, और उससे ज्यादा बड़ा खतरा यह था कि उसकी जो बेटी को वो मोलेस्ट कर सकता है। तो ये जो प्रोस्पेरो कॉम्प्लेक्स, ये पूरे व्हाइट पर्सन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स को उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि व्हाइट पीपल, उनके सामने एक चैलेंज ये है कि कैसे सिविलाइज करा जाए नॉन व्हाइट को,
उसके साथ साथ वो डर भी है जिसके साथ वो हमेशा रहते। तो इस प्रोस्पेरो कॉम्प्लेक्स को भी इन्होंने डिफाइन किया। इस बात को फाइनली फैनोन ने ये कह करके डिस्करेज किया कि भाई ये आपकी नैरेटिव है, क्योंकि ऐसा कहने से, ऐसा नैरेटिव प्रेजेंट करने से आप सामने वाले को ज्यादा ब्रूटल और ज्यादा फेरोशियस, ज्यादा बार्बरस प्रेजेंट कर पाओगे और उससे आपकी अपनी बात, अपनी जो बार्बेरिटी है वो छुप जाएगी। अगर किसी को ज्यादा ब्रूटल, ज्यादा बार्बरस प्रेजेंट कर दो, आपकी ब्रूटैलिटी तो बिल्कुल अंडरमाइन हो जाती है। तो कह रहा है उससे आपकी ब्रूटैलिटी उन नैरेटिव को प्रेजेंट करने से कमतर होने वाली है नहीं। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिसके थ्रू फैनोन ने मेनोनी को ये ऐसा दिला दिया दैट ना तो इस तरह का एक्सपीरियंस, ना ही इस तरह की नॉलेज तुम्हारे पास है, तुमने एक ऑब्जर्वेशन सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो ऑब्जर्वेशन यहां पे दी है, जो कि सरासर गलत है। तो इस पूरे चैप्टर में उन्होंने इन मेनोनी की बातों का एक करके आंसर दिया है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। Hopefully you could understand the concept of colonialism, post-colonialism, and the narrative that the white people have created for maintaining their superiority or safeguarding their stance। अपने उस स्टॉन्स को सेफगार्ड करने के लिए, अपने उस बारबैरिटी जो उन्होंने वायलेंस की नॉन वाइट के ऊपर, उसको जस्टिफाई करने की, और ब्लैक पीपल को बहुत ज्यादा बारबस बनाने की जो जितनी भी नैरेटिव एक एक करके उसका आंसर यहाँ पे दिया। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।